साथियों नमस्कार, जय हिंद। इस लेक्चर को आप देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि हम लोग बात करने जा रहे हैं अकबर के बारे में। अकबर के बारे में हम लोग बात शुरू करें उससे पहले यह समझना जरूरी है कि अकबर कैसे यहाँ तक पहुंच रहा है। तो हमने इससे पहले के लेक्चर्स में आपको बताया है कि बाबर के संघर्ष ने बाबर को पानीपत के पहले युद्ध में जीत दिलाई। पानीपत के पहले युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत को स्थापित किया और उसके मरने के बाद 1530 में हुमायूं बादशाह बना हिंदुस्तान का। और हुमायूं का जो संघर्ष था जीवन का, शेर शाह सूरी से युद्ध हार करके उसका हिंदुस्तान छोड़ना और पुनः सरहिंद के युद्ध के बाद हिंदुस्तान के तख्त पर दोबारा बैठना, ये सब कुछ आपने पीछे के लेक्चर्स में देखा। और मैंने आपको बताया कि अकबर पैदा होता है 15 अक्टूबर 1542 को, और उसके बाद अकबर किस तरीके से बड़ा होता है, और जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो अकबर महज 13.5 वर्ष का एक बच्चा। आइए समझते हैं इस लेक्चर में कि किस प्रकार से एक 13.5 वर्ष का बच्चा देखते ही देखते अकबर महान बनता है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि इतिहास जो आज तक आपको पढ़ाया गया वो एक पक्ष हो और दूसरा पक्ष जो आप ना पढ़ते हो, यानी कि कोई भी दरबार में बैठ करके इतिहास लिखेगा तो वो शासक के गुणगान ही लिखेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अकबर के जीवन के बारे में आप बहुत कुछ ऐसा ना जानते हो जिससे आप उसको महान कहते चले आ रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया वही याद रखती है जो दुनिया के सामने आता है, और अकबर की बहुत सारी अच्छाइयाँ दुनिया के सामने आई और उन्हीं अच्छाइयों की वजह से अकबर एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अकबर के बारे में क्या क्या प्रश्न है परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, क्या क्या तथ्य हमें जानना आवश्यक है। सबसे पहले तो टाइम पीरियड याद रखना है कि अकबर का जो टाइम पीरियड है वो 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक का है। सभी मुगल बादशाहों में सबसे अधिक समय तक रूल करने वाला जो शासक रहा है वो अकबर रहा है। इसका जो मूल नाम है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है कि मूल नाम क्या था। 15 अक्टूबर 1542 और मृत्यु जो होती है वो 27 अक्टूबर 1605 को होती है। शासनकाल हमने आपको बताया। अकबर के बारे में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, उन कहानियों पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं वो ये कि इसका मूल नाम क्या है। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उपाधियों की हम बात करेंगे तो इसको उपाधियां जगदीश्वर, जनता द्वारा दी गई थी जगदीश्वर की उपाधि। दक्षिण का बादशाह आदिल, आदिल का मतलब होता है न्याय करने वाला। इमाम, प्रबुद्ध निरंकुश शासक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम कि अकबर को या किस मुगल बादशाह को प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा गया था, तो आंसर होगा अकबर को। अपने युग का संतान एवं पिता दोनों, मतलब काफी सूझबूझ समझ जिसे कह सकते हैं वो इसके अंदर थी। ये अलग बात है कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। ध्यान से समझिएगा कि अकबर को अक्षर का ज्ञान ही नहीं हो पा रहा था, मतलब अकबर लेटर ही नहीं समझ पाता था ये क्या लिखा हुआ है। यानी कि अकबर पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, लेकिन इतना बढ़िया रूल किया। इससे क्या स्पष्ट होता है कि यदि आप शासक बनना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत उच्च शिक्षित हों। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए और आप अपने नवरत्नों को पहचान सकें, ये गुण आपके अंदर हो तो आप बादशाहत अपनी कायम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ इतिहासकारों का अपना अपना विचार है। जैसे कि एल्फिंस्टन ने इसके बारे में कहा है कि मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक है, यानी कि यह इंडिया को एक राष्ट्र के रूप में देख रहा था, इसलिए इसको हम राष्ट्रीय शासक के रूप में समझते हैं। एल्फिंस्टन का विचार है। इसके अलावा हम बात करें तो इसे मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखेंगे तो बाबर महज 4 साल रहता है और हुमायूं दो टुकड़े में आप देखेंगे तो एक बार 1530 से 40 10 साल और एक बार 1555-56 में 1 साल 11 साल। तो 11 साल की रूल में उधर हुमायूं भी संघर्ष करता रहा और 4 साल के रूल में इधर बाबर भी संघर्ष करता रहा। अकबर को टाइम मिलता है 49 ईयर रूल करने का, और इस वजह से इसने मुगलिया सल्तनत को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप किया, बहुत विकास इसका जो किया, बहुत सॉलिड विकास किया है। चाहे हम बात करें मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे हम बात करेंगे लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे हम बात करेंगे रिलीजन की बात करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे, हर जगह पर आपको नजर आएगा कि अकबर बहुत ही शानदार तरीके से स्टेब्लिश करता है। और ये सारी बातें हम लोग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो देखा है तो मुगलिया सल्तनत को सही मायनों में स्थापित करने का काम कौन करता है? अकबर करता है। इसीलिए हम इसको रियल फाउंडर कहते हैं। याद रखेंगे आप इस बात को। ठीक है, बेसिक बातें हमने आपको बता दी। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 राणा वीर थाल के महल में होता है हमीदा बानो बेगम से, जो कि हुमायूं की बीवी थी। आपको पता होना चाहिए। इसका एट द टाइम ऑफ बर्थ ही आप देखेंगे तो कुछ समय के अंदर ही इसके माता जी की मृत्यु हो जाती है। तो जब माता जी की मृत्यु हो जाएगी, जो कि हिंदुस्तान के बादशाह का बेटा है, तो पालन पोषण के लिए 2-4 लोग आ जाएंगे। उनमें से कुछ का नाम आपके सामने लिखा है, जैसे कि महामनगा, जीजी अनगा। ये वो नाम थे जो अकबर की फॉस्टर मदर्स थी, जो पालन पोषण करने वाली माताएं थी।
और यही कारण बनेगा कि आगे चल करके जब अकबर को बादशाहत मिलेगी 13.5 वर्ष की उम्र में, हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा, तो ये माताएं अपना साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट करेंगी और बताएंगी कि शासन कैसे चलाना चाहिए। उसी को इतिहासकारों ने पेटीकोट सरकार लिखा है कि अकबर के टाइम पर पेटीकोट सरकार बना हुआ था। वो आपको समझ में आएगा भी थोड़ी देर में, ठीक है। जीजी अनगा का एक बेटा था जिसका नाम था अजीज कोका। अब चूंकि जीजी अनगा ने पालन पोषण किया था, इसीलिए अकबर ने इसे खान ए आजम की उपाधि दी थी। ये काफी अहम इंपॉर्टेंट सवाल है, खाने खाना और खाने आजम की उपाधि पर सवाल पूछता रहता है। तो अकबर ने खाने आजम की उपाधि जो दी थी वो अजीज कोका को दी थी, याद रखिएगा इसको। इसी के साथ समझना यह है कि अकबर को जो जिम्मेदारी मिली पहली बार, वो गजनी के सूबेदार के रूप में वर्ष 1551 में मिली। यानी कि अकबर जब लगभग 9 वर्ष का था तो गजनी सूबे की जो जिम्मेदारी हुमायूं ने दी वो गजनी के सूबेदार के रूप में दी। सूबेदार कौन होता था? मुगलिया सल्तनत में जो सूबा होता था, सूबे का मतलब ये था कि एम्पायर को सूबों में बांटा जाता था। यानी कि जिस प्रकार से भारत प्रांतों में बटा हुआ है, इसी प्रकार से प्रांतों को मुगलिया सल्तनत में सूबा कहते थे, और गजनी एक सूबा था और उस सूबे की जिम्मेदारी मिली थी किसको? अकबर को, सूबेदार के रूप में। याद रखेंगे यहीं पर कि अकबर का विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से पहली बार हुआ था। यानी कि जो आप आगे पढ़ेंगे हरखाबाई को, तो हरखाबाई अकबर की पहली बीवी नहीं थी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इतिहास में बड़ा चर्चा रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। रुकैया बेगम से शादी होती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि 9 साल के बच्चे की शादी, अंदाजा लगाइए कि उसे क्या महसूस हो रहा होगा कि शादी कैसी होती है। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं मुद्दे के साथ। 14 फरवरी 1556, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। 14 फरवरी 1556, 13 वर्ष 4 माह की उम्र में कलानूर में, कहां पर भाई? कलानूर में अकबर का राज्याभिषेक बैरम खान के नेतृत्व में अबुल कासिम ने किया। कितने क्वेश्चन बन गए भाई? डेट बन गया 14 फरवरी 1556, 14 फरवरी 1556, याद रखेंगे ये डेट है। लोकेशन है कलानौर की। नेतृत्व कर रहा है बैरम खान, जो कि हुमायूं का भी मेंटर था, याद रखेंगे, बैरम खान। और राज्याभिषेक कौन कर रहा है? अबुल कासिम कर रहा है, याद रखेंगे। इस राज्याभिषेक का विरोध किया था अबुल मुआली ने। अभी आपको आगे पढ़ाते हैं इसके बारे में, तब तक आप ये समझेंगे कि अकबर का जो पूरा मार्गदर्शन है, हालांकि ये भी कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट बनेगा। जैसे आप 13.5 वर्ष के बादशाह हैं, आपको उंगली पकड़ करके चलना कोई सिखा रहा है, तो वो अपनी वाली भी करेगा। और जब आप थोड़ा यंग होंगे तो आपके और उसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो जाएंगे, दोनों लोगों के इंटरेस्ट को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होगा और उसमें युद्ध भी होगा। तो आप पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में कि बैरम खान से अकबर का युद्ध भी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और बैरम खान जो था वो एक तुर्क था, ठीक है। शुरू करते हैं बात। समझिएगा कि बैरम खान चूंकि हुमायूं का भी मेंटर था, तो बैरम खान को हुमायूं ने बाबा, खान बाबा, बहुत अहम डेटा है ये, खान बाबा, बैरम खान को हुमायूं ने खान बाबा तथा यार ए वफादार की उपाधि दी थी। आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि हुमायूं ने किसको यार ए वफादार की उपाधि दी थी? आंसर आप करेंगे बैरम खान को। और किसको खान बाबा कहता था? तो वो भी आंसर होगा बैरम खान को। कहानी शुरू होती है पानीपत के दूसरे युद्ध से, लेकिन याद रखेंगे कि पानीपत के दूसरे युद्ध का जो डेट है, वो डेट आप देखेंगे यहां पर, तो डेट आपको दिखाई देगी 5 नवंबर की, 5 नवंबर 1556 की। और हमने आपसे कहा कि अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी 1556 को। इसका मतलब है कि पानीपत के दूसरे युद्ध से पहले ही अकबर बादशाह बन चुका था। यानी कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है वो अकबर के बादशाह बनने के रूप में पहला युद्ध था, याद रखिएगा। पानीपत का सेकेंड बैटल जो है, जो हेमू के साथ लड़ाई हो रही है, उसमें अकबर एक बादशाह है। ब्लडीएस्ट बैटल दिखाई दे रहा है आपको। समझेंगे कि ये जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो किसके बीच में हो रहा है? तो मुगल हैं एक तरफ और दूसरी तरफ अफगान है। मुगलों की तरफ से अकबर बादशाह है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं बैरम खान, और अफगानियों की तरफ से आदिल शाह नेतृत्व करता है और हेमू सेनापति के रूप में काम कर रहा है। और जो हेमू जिस हाथी पर बैठा हुआ है उस हाथी का नाम था हवाई, और हेमू की आंख में एक तीर लगती है। और इतिहास लिखते हैं कि इस युद्ध में अकबर की जो जीत होती है उसमें अकबर का भाग्य काम कर रहा था और हेमू का दुर्भाग्य काम कर रहा था। यानी कि कई बार हार और जीत भाग्य और दुर्भाग्य पर भी डिपेंड करता है। कहीं से भी हेमू कमजोर सेनापति नहीं था। हेमू को विक्रमादित्य कहा गया था, लगातार युद्ध जीत रहा था, फिर भी दुर्भाग्य जब साथ दिया तो हाथी पर बैठे व्यक्ति को आंख में तीर लगती है सीधे। अकबर की जीत होती है और अकबर हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में दिल्ली पर, आगरा पर अपना शासन स्थापित करना शुरू करता है। और आप सब जानते हैं कि ये सब बातें कहां से मिलती हैं हमें? किसी न किसी इतिहासकार के द्वारा जो लिखी जाती हैं। एक सवाल ये भी पूछता है कि द्वितीय पानीपत के युद्ध का
प्रत्यक्षदर्शी कौन रहा है? तो प्रत्यक्षदर्शी रहा है आरिफ कांधारी, इतिहासकार, याद रखेंगे आरिफ कांधारी इतिहासकार जो है वो प्रत्यक्षदर्शी रहा है। कोई भी शासक जब शासन में आएगा तो अपने एक्सपेंशन को, अपने विस्तार को बढ़ाना शुरू करेगा वो, और इसी क्रम में अकबर को आप देखिए कि 1556 के बाद वो अपने मिशन चलाना शुरू करता है और मानकोट पर विजय प्राप्त करता है 1557 पर, अजमेर पर विजय प्राप्त करता है 1558, ग्वालियर पर 1559, 1560 जौनपुर पर, 1561 चुनारगढ़ पर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैप हमने आपको हुमायूं वाले लेक्चर में दिखाया, यदि आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा से आप देखें उसको, आपको समझ आएगा कि ग्वालियर, अजमेर, मानकोट, चुनारगढ़, जौनपुर, ये सारे फोर्ट पर यदि आप कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। और इसी बीच में वक्त आ जाता है 1560 का। समझने वाली बात यह है कि जिसने आपको सिखाया, समझाया कि बादशाह को क्या करना चाहिए, उसका साइकोलॉजिकल दबाव, उसका मनोवैज्ञानिक दबाव आप एक समय तक ही मान सकते हैं। अब अकबर बड़ा हो गया है, 13.5 वर्ष का बच्चा अब लगभग 18 वर्ष का हो गया है, शारीरिक ताकत भी आ चुकी है, मानसिक ताकत भी आ चुकी है, और बादशाह तो बादशाह होता है, वो किसी की बात क्यों ही सुनेगा। और बैरम खान को लग रहा है कि मैंने ही तुम्हें बादशाह बनाया है। दोनों के बीच में इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और बैरम खान से खुला युद्ध होता है, जिसे आप कहते हैं तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध होता है अकबर वर्सेस बैरम खान। बैरम खान की हार होती है और बैरम खान के सामने एक विकल्प रखा जाता है कि यदि आप चाहते हैं तो हमारे बादशाहत में मंत्री बन करके रहिए, हमारे अधीन काम करिए, और नहीं तो दूसरा रास्ता यह है कि आप हज करने मक्का और मदीना चले जाइए। एक समझदार सीनियर मेंबर यही डिसाइड करेगा कि हमने तुम्हें किंग बनाया और तुम्हारे ही अधीन रह करके हम मंत्री बन के काम करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा करते हैं कि हम हज करने चले जाते हैं। और उसी समय हज करने जा रहे रास्ते में गुजरात के रीजन में बैरम खान की हत्या हो जाती है और उसके बाद इनकी बीवी से अकबर विवाह करता है। पढ़ेंगे आप अभी इसको, ठीक है। प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न कुछ इस तरीके से बनते हैं कि बैरम खान को खाने खाना की उपाधि किसने दी थी? तो बैरम खान को खाने खाना की उपाधि किसने दी थी? हुमायूं ने दी थी। लेकिन बैरम खान का एक बेटा था जिसका नाम था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। सलीमा बेगम वाइफ थी, सलीमा बेगम से विवाह कर लिया था अकबर ने। समझ आ रही बात आप लोगों को? मुझे बताइएगा जरूर, लेक्चर देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें कि सर हमने लेक्चर देखा और हमें क्या समझ में आया और कहां पर हमें प्रॉब्लम हुई। हमने आपसे कहा कि अकबर के टाइम पीरियड में, ये लगभग 4 वर्ष का जो टाइम है 1560 से 1564 तक का, इसी को इतिहासकारों ने महिलाओं का शासन कहा है, पर्दा शासन कहा है, पेटीकोट शासन कहा है। कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा नाम दिखाई देता है वो महामनगा का दिखाई देता है। महामनगा जो वकील भी थी, वकील मतलब एक बहुत बड़ी पोस्ट होती थी वकील की मुगलिया सल्तनत में। मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते समय बताऊंगा कि दीवान एक कुल और वकील, ये दो टॉप पोस्ट थी, नेक्स्ट टू बादशाह कह सकते हैं आप इसको। और पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। तो इन्हीं के पुत्र का नाम था अदम खान और पीर मोहम्मद। आगे आप पढ़ेंगे। बाद में मिशन के दौरान जो है करप्शन था, उसमें अकबर से नाराजगी हो गई थी, तमाम ऐसी, ठीक है। तो ये 4 साल जो है वो दिखाई देता है पेटीकोट शासन। अकबर बड़ा हो चुका है, लगभग 20-22 साल का हो चुका है, और 20-22 साल का व्यक्ति शारीरिक और मानसिक ताकत, समझदारी नेचुरल, और साथ में उसके अंदर एक एम्बिशियस बादशाह बनने की जो तड़प है वो उसे बादशाह बना करके छोड़ेगी और रियल फाउंडर बना करके छोड़ेगी, याद रखिएगा, ठीक है। अकबर के अभियानों पर सवाल आपसे पूछा था, तो अब हम देखते हैं कि जब ये बच्चा बड़ा हो गया, अकबर शासक बन गया, तो अब ये मिशन कैसे अपने चला रहा है। हम बात करेंगे मालवा मिशन की, अजमेर की बात करेंगे, तमाम जो इसके मिशन है उन सब पे बात करेंगे और समझेंगे कि इस मिशन के दौरान उसको क्या मिल रहा था और क्या खो रहा था वो। सबसे पहले बात करेंगे अकबर के मालवा विजय की। मालवा विजय का ईयर आप याद रखेंगे 1562, 1562 मालवा का विजय है। और यहाँ का शासक कौन था? बाज बहादुर था। कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है कि मालवा का शासक कौन था, तो बाज बहादुर मालवा का शासक था। और इसकी राजधानी जो थी वो सारंगपुर थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारंगपुर राजधानी कहाँ की थी, याद रखिएगा कि मालवा की राजधानी थी। और शासक कौन था? बाज बहादुर। यहाँ पर जो नेतृत्व कर रहा था अकबर की तरफ से वो अदम खान कर रहा था, क्योंकि अकबर का मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रांग था। 1561 में ही मालवा पर अभियान चला और बाज बहादुर मालवा छोड़कर के भाग गया। मिले हुए धन में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, करप्शन हुआ, और इसी घोटाले के कारण
और अधम खान के गलत व्यवहार के कारण अधम खान को आगरा के किले से अकबर ने फेंकवा दिया। गुस्सा समझिएगा कि यंग बादशाह का गुस्सा, करप्शन हुआ था, आगरा के किले से फेंकवा दिया। महामनगा का बेटा था, मतलब अकबर के प्रधानमंत्री का बेटा था और किले से फेंकवा दिया। एक बादशाह के अंदर ये गुण होना चाहिए कि यदि हम जो चाहते हैं यदि वो गलत है हमारे हिसाब से तो फिर उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे प्रधानमंत्री का बेटा है तो इसको माफ कर दो, इसने करप्शन किया, तो ऐसा नहीं होगा, सरकार चल नहीं पाएगी। इसलिए आप पढ़ते हैं कि अकबर कैसे महान बनता चला जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि मालवा का सूबेदार कौन था, तो पीर मोहम्मद को मालवा का सूबेदार बनाया गया। आफ्टर दैट हम बात करते हैं मेवाड़ अभियान की। आप सब लोग जानते हैं कि मेवाड़ की राजधानी क्या थी, चित्तौड़ थी, और यहाँ का शासक कौन था, उदय सिंह। ये वही उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे। अकबर ने 1568 में मेवाड़ जीत लिया और उदय सिंह को अपनी राजधानी बदलनी पड़ी, चित्तौड़ से राजधानी बनाया गया उदयपुर को। अब कहानी शुरू होगी, उदयपुर जीतना चाहेगा अकबर, और आगे बढ़ते हैं तो 1572 में 1572 में किसकी मृत्यु हो जाती है, उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने अपने भाई को गद्दी से हटा करके अपने आप को शासक घोषित कर दिया। अब जब भाई को आप हटाएंगे तो वही वाली बात होगी, याद करिए कि लंका से रावण का भाई था चचेरा विभीषण, जब उसको भगा दिया गया लात मार करके भरी दरबार से, तो भाग करके कहां गया, वो भाग करके गया प्रभु श्री राम के चरण में। ठीक इसी प्रकार से आप समझेंगे कि जब महाराणा प्रताप ने अपने भाई जगमल को हटाया तो जगमल ने अकबर के पास जाकर के शरण लिया, और जब जगमल ने अकबर के पास जाकर के शरण लिया तो वह वहां से कारण बनता है हल्दी घाटी के युद्ध का। अकबर को किसी भी तरीके से महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, यह प्रयास शुरू करता है अकबर, और एक युद्ध होता है जिसे इतिहास में आप हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। वक्त था 1576 का, 1576 का। लेकिन इस युद्ध की हम बात करें उससे पहले जरा समझिएगा महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा। महाराणा प्रताप की माता जी का नाम जयवंता बाई था, पिता का नाम उदय सिंह था, हमने आपको बताया उदय सिंह था। और इसके बाद हमने आपको बताया कि इनका जन्म जो था वो 1540 को हुआ था, मृत्यु जो हुई थी वो 1597 में हुई थी। इनका उपनाम जो था वो कीका था। इसके बाद जो पॉइंट आपको याद रखना है, महाराणा प्रताप की डायनेस्टी सिसोदिया थी। इनका राज्याभिषेक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका राज्याभिषेक 3 मार्च 1572 को गोगुंडा में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, गोगुंडा में इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 3 मार्च 1572 को हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी महाराणा प्रताप की, वो राजधानी थी कुंभलगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रारंभिक राजधानी कुंभलगढ़ थी। घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद था, और महाराणा प्रताप की जो अंतिम राजधानी थी वो चावंद थी। ठीक है, कहानी शुरू होती है कि हम मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, और अकबर कहता है कि हमारे पास गाजर और छड़ी की नीति है। गाजर और छड़ी की नीति का मतलब कि जो अच्छा करेगा हमारे अधीन रहेगा उसको मीठा खिलाएंगे, और जो नहीं हमारे अधीन आएगा उसके साथ हम डंडे से बर्ताव करेंगे। महाराणा प्रताप ने खुली चुनौती दे दी। याद रखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होता है 18 से 21 जून 1576, 18 से 21 जून 1576। और ये युद्ध कहां पर होता है, गोगुंडा। इसे खमनौर का युद्ध भी कहते हैं, रक्त तलाई भी कहते हैं। पूरा बैटल फील्ड रक्त से लाल हो जाता है, रक्त तलाई कहा जाता है इसको। खमनौर का युद्ध कहते हैं, गोगुंडा का युद्ध कहते हैं। तो परीक्षाओं में यदि हल्दी घाटी का युद्ध का नाम ना पूछ करके गोगुंडा का युद्ध पूछे, खमनौर का युद्ध पूछे, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसके बाद सवाल आपसे पूछता है हल्दी घाटी के युद्ध पर कि महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था और अकबर का सेनापति कौन था। तो याद रखेंगे, हकीम खान सूर, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हकीम खान सूर महाराणा प्रताप का सेनापति था, और मान सिंह जो था वो अकबर का सेनापति था। ये वही मान सिंह था जो अकबर की बीवी का भाई भी था। आसफ खान यहां पर उप सेनापति था और मान सिंह सेनापति था अकबर की तरफ से। ध्यान देंगे कि अकबर के जिंदा रहते हुए कभी भी मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के टाइम पर महाराणा प्रताप के बेटे ने जहांगीर से समझौता किया था। उसके पहले कभी भी अकबर के टाइम पीरियड पर कभी भी महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। क्वेश्चन बार बार आता है कि मेवाड़ ने समर्पण कब किया था, तो अकबर के टाइम पर नहीं किया था, जहांगीर के टाइम पर किया था। याद रखेंगे इसको, ठीक है। 13 अक्टूबर 1576 को खुद अकबर आता है गोगुंडा। मतलब इतना परेशान हो जाता है इस युद्ध से, उसे खुद आना पड़ता है कि देखते हैं महाराणा प्रताप कौन है भाई, इतनी ताकत कहां से आ रही है। ठीक है,
मान सिंह व आसफ खान की असफलता। मान सिंह कौन? अकबर का सेनापति। आसफ खान कौन? अकबर का उप सेनापति। इनकी असफलता के बाद अकबर ने शहनवाज खान को महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अपॉइंट किया। याद रखिएगा, शहनवाज खान को महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अपॉइंट किया गया। उदयपुर बताया हमने, जो इनके पिताजी ने अपनी राजधानी बनाई थी, मुगलों का अधिकार हो गया। महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में भागते रहे, लेकिन कभी इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि घास की रोटी खा लेंगे लेकिन मुगलों के अधीन नहीं रहेंगे, ऐसा इनका अपना मानना था। तो इस प्रकार से आपने मेवाड़ देख लिया। अब आपको देखना है गुजरात। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बहुत अहम पॉइंट है कि यदि कोई शासक है, कोई बादशाह है, तो उसे बंगाल भी चाहिए होगा और गुजरात भी चाहिए होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि गुजरात क्यों चाहिए। तो गुजरात चाहिए दो कारणों से। सबसे पहले ये कि विदेशी व्यापार को गति मिलेगी। दूसरा, हज यात्रा के लिए महत्वपूर्ण जो यहाँ पर रास्ता है वो गुजरात से होकर के जाएगा, और इसी वजह से पुर्तगालियों का दमन किया गया है यहाँ पर। अकबर खुद जो इन्वॉल्व रहा, आपको मैं पढ़ाऊंगा। पुर्तगाली भारत में पावर के रूप में क्यों नहीं इमर्ज हो पाए, अंग्रेज क्यों इमर्ज हो गए, ये भी आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि पुर्तगालियों ने कभी बादशाहों का, सुल्तानों का संरक्षण नहीं प्राप्त किया, हमेशा वो उलझते रहे। क्यों? क्योंकि जो हज यात्रा में बाधा डालते थे पुर्तगाली, उससे अकबर के ऊपर धार्मिक आक्षेप लगता था कि तुम इस्लाम की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, और अकबर जैसा बादशाह इस आक्षेप को कैसे बर्दाश्त करता है। इस चक्कर में पुर्तगालियों का भी उसे दमन करना पड़ा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। जब अकबर गुजरात विजय पर निकलता है तो गुजरात का तात्कालिक शासक जो था वो मुजफ्फर तृतीय था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कहा जाता है, जानते ही हैं कि कहीं पर भी जैसे बाबर ने भी हमला किया तो इब्राहिम लोदी का चाचा जो था दौलत खान लोदी, उसी ने इनवाइट किया था। इसी प्रकार से गुजरात विजय के लिए एहतियाद खान जो इसका संरक्षक था मुजफ्फर तृतीय का, इसी ने गुजरात विजय के लिए अकबर को इनवाइट किया था। याद रखेंगे आप इस बात को। दिसंबर 1572 में सरनाल का युद्ध होता है। ये क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। दिसंबर 1572 में सरनाल का युद्ध होता है और यहाँ पर इब्राहिम मिर्जा जो है वो पराजित होता है। अकबर जो था वो इब्राहिम मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सरनाल युद्ध के बाद किसको गुजरात का सूबेदार बनाया गया? तो मिर्जा अजीज कोका को बनाया गया। यहीं पर एक और खास पॉइंट निकल करके आता है कि जो टोडरमल था, टोडरमल गुजरात की व्यवस्था का, लगान का अधिकारी था, लगान व्यवस्था को बनाया था, और यहीं से इसको फिर बुलाया गया था दहसाला सिस्टम बनाने के लिए। यानी कि सरनाल का युद्ध पहले हो रहा है, गुजरात विजय प्राप्त हो रही है, और फिर बाद में दहसाला सिस्टम हो रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जा सकता है कि टोडरमल जब दहसाला सिस्टम बना रहा है तो वो कहाँ का दीवान था? दीवान का मतलब जो लगान व्यवस्था को देख रहा होगा, तो गुजरात का दीवान था, याद रखिएगा इसको। और गुजरात विजय इतनी बड़ी थी अकबर के लिए कि इतिहासकारों ने लिखा है कि गुजरात विजय की खुशी में ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है, अकबर की इनिशियल राजधानी आप जानते हैं आगरा थी, बाद में उसने फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर लिया था, क्योंकि सलीम का जन्म वहीं पर हुआ था। आप जानते हैं सलीम शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, और इससे प्रभावित होकर के वो फतेहपुर सीकरी जो गांव था उसी को उसने राजधानी के रूप में बदलना शुरू किया। सीकरी गांव था, फिर उसका नाम फतेहपुर सीकरी कर दिया उसने फतेह करने के उपलक्ष्य में, और फिर बाद में वहां पानी की कमी हो गई थी, फिर राजधानी उसने दोबारा से आगरा अपना स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि जैसे तिलवाड़ा का युद्ध हो गया, हमने बताया आपको बैरम खान के साथ, सरनाल का युद्ध आपने अभी देखा, सरहिंद का युद्ध हुमायूं के टाइम पर लड़ा जा रहा है, सखरेज का युद्ध आपको आगे पढ़ा रहे हैं। इन युद्धों की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो यदि आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है तो ऐसे कितना भी टेक्निकल सवाल आपके सामने आ जाए, हो सकता है कि ये आपको परेशान कर रहे हो युद्ध, लेकिन जब आप लेक्चर को पढ़ लेते हैं तब आपके सामने कोई समस्या नहीं रह जाती है, क्योंकि आपने सब कुछ समझ लिया होता है और साथ में फैक्ट भी आपने देख लिया होता है। तो यदि इस क्वेश्चन पर आप नजर डालेंगे तो आपके सामने तिलवाड़ा का युद्ध आपने देखा अभी बैरम खान के साथ होता है, सरनाल का युद्ध आपने देख लिया, और सरहिंद का युद्ध आपने देख लिया। अब देखें आप सखरेज का युद्ध। सखरेज का जो युद्ध है वो अब्दुल रहीम तथा मुजफ्फर तृतीय के बीच 22 जनवरी 1584 को होता है, और यहां पर जाकर के आप देखेंगे कि विजय प्राप्त होती है अकबर को। इसके बाद अकबर मूव करता है कहां पर? बिहार तथा बंगाल की तरफ। बिहार तथा बंगाल का मतलब बंगाल के खाड़ी तक पहुंचना होगा, कोई रोक टोक नहीं चाहिए। 3 मार्च 1575 तुकराई, बहुत इंपॉर्टेंट, तुकराई के युद्ध में, तुकराई या तुकरोई भी कहा जाता है, तुकरोई के युद्ध में मुनीम खान जो है बंगाल का सूबेदार है, दाऊद खान को पराजित किया। किसको पराजित किया? दाऊद खान को। याद रखिएगा, दाऊद खान को किसने पराजित किया? मुनीब खान ने। और बंगाल पर किसका अधिकार हो गया? मुगलों का अधिकार हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दाऊद खान को पराजित करके बंगाल पर मुगलों का अधिकार हो गया। तो बंगाल आ गया और गुजरात आ गया। अब इसके बाद अकबर
कैसे अपने मिशन आगे बढ़ा रहा है। काबुल 1521, कश्मीर 1585, सिंध 1591, उड़ीसा 1592, कांधार 1595, बलूचिस्तान 1595 और असीरगढ़ 1602। लास्ट मिशन था दक्षिण की तरफ, असीरगढ़ खानदेश की तरफ। असीरगढ़ लास्ट मिशन था अकबर का, याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। बंगाल अभियान के बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आराम से लेक्चर को समझना है, पढ़ना है। कोई भी समस्या आए तसल्ली से मैसेज करिए कि सर इस लेक्चर में हमें ये डाउट है। आपके डाउट को किसी भी तरीके से, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, चाहे मिल करके, या वॉइस कॉल पर, या टेक्स्ट के फॉर्मेट में सॉल्व जरूर किया जाएगा। ठीक है, देखें इधर बंगाल और गुजरात देखने के बाद हम लोग बात करते हैं दक्षिण भारत के अभियानों की। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले खानदेश का अभियान, ये काफी महत्वपूर्ण है। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता था एंट्रेंस गेट, एंट्रेंस गेट कहा जाता था, एंट्रेंस ऑफ द साउथ या एंट्रेंस गेट कहा जाता था। और इसकी लोकेशन क्या थी, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है इसके बीच का जो रीजन था वो खानदेश कहलाता था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी थी, मलिक राजा अहमद फारूकी ने। मलिक राजा अहमद फारूकी ने इसकी स्थापना करी थी। और राजधानी कहाँ थी खानदेश की, बुरहानपुर राजधानी थी, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मध्य प्रदेश वाले रीजन में लगती थी। ठीक है, ये आप लोकेशन देख सकते हैं आपके सामने, ये जो मैप लगा हुआ है इसमें आप पूरी लोकेशन देख सकते हैं, सारी लोकेशन लगी हुई है, पीडीएफ आपको मिल जाती है और आराम से आप इस लोकेशन को देख लीजिएगा, विजुअलाइज कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 1601 में हमने कहा कि असीरगढ़ पर जो अकबर का विजय प्राप्त हुआ था ये अंतिम विजय था। याद रखेंगे कि इसी विजय के बाद अकबर ने बाज नाम के सोने के सिक्के चलवाए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी कभी सोने का सिक्का चलेगा तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर अकबर की जो पॉलिसी थी वो बहुत क्लियर पॉलिसी थी कि राज्य के भीतर राज्य नहीं, मतलब कहने का यह है कि यदि राज्य बादशाह का है तो उसके पीछे उसके अंदर कोई और राज्य करे, ऐसा नहीं है, हम इंडिपेंडेंसी आपको नहीं देंगे। कुछ ऐसे समझिए इस बात को, राज्य के भीतर राज्य नहीं का मतलब क्या हो गया, जैसे आप कहेंगे सर भारत एक राज्य है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप कभी पढ़ेंगे तो इंडिया के लिए राज्य शब्द प्रयोग किया जाता है, स्टेट प्रयोग किया जाता है, और जो आपके अपने प्रोविंसेस हैं यूपी एमपी बिहार इनके लिए भी राज्य प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि राज्य के भीतर तो सर राज्य है, यस, लेकिन किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की इजाजत नहीं है। आर्टिकल 1 पढ़िएगा, आप भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसे ही समझिए कि बादशाह से अलग होकर के आप नहीं रह पाएंगे, बादशाह के साथ मिल के आपको चलना होगा। कुछ ऐसा प्रिंसिपल था अकबर का। यदि हम और बात करें अकबर की पॉलिसी की, तो गाजर एवं छड़ी की नीति, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, हमने अभी अभी आपको बताया है कि ये क्या थी, तो जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा व्यवहार। लगभग 1556 से लेकर के 1602 तक आपने देखा असीरगढ़ मिशन तक अकबर अपने आप को किस तरीके से स्टेबल करता है। इसके शासनकाल का जो दूसरा पहलू है, जिसमें दहसाला प्रणाली है, मनसबदारी सिस्टम है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जब आपको पढ़ाएंगे तो वो बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक जो कुछ भी है, चाहे टैक्सेशन का सिस्टम है, चाहे लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है, चाहे वो मिलिट्री सिस्टम है, वो सब आपको एक ही लेक्चर में दिखेगा। और जो अकबर ने बनवाए हैं, जो किले बनवाए हैं अकबर ने, वो आपको मुगल एरा के आर्ट एंड कल्चर वाले लेक्चर में पढ़ने को मिलता है, जिसमें हम लोग मॉन्यूमेंट्स डिस्कस करते हैं। मिशन के बाद बात आती है विद्रोह की। तो विद्रोहों पर हम बात करेंगे तो देखिए अकबर का जो प्रमुख विद्रोह है वो क्या दिखाई देता है। सबसे पहले 1565 में अकबर का पहला विद्रोह कौन करता है, अब्दुल्ला उज्बेक करता है। और इसी विद्रोह में जो जौनपुर का सूबेदार था अली कुली खान, वो शामिल था। इसी कारण से आप पढ़ेंगे कि अकबर को जौनपुर को अपना कुछ समय के लिए राजधानी बनाना पड़ा था। क्वेश्चन बार बार आता है कि अकबर ने किस शहर को, उत्तर प्रदेश के किस शहर को टेम्परेरी राजधानी अपनी बनाई थी, तो जौनपुर को बनाया था। और याद रखिएगा कि ये जो राजधानी थी जौनपुर, ये गोमती नदी के किनारे थी, और साथ में यहां पर अकबर ने उड़ीसा के शासक से कुछ मदद भी ली थी। इसके बाद हम बात करें राजधानियों की, तो आप समझ सकते हैं कि आगरा, फतेहपुर सीकरी और जौनपुर ये राजधानी थी। ठीक है ना, राइट। जो ये वाली लाइन है चार धाम वाली, ये आपके लिए एडिशनल हो गई है, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यदि कभी आपसे पूछ दे कि चार धाम क्या होते हैं, तो चार धाम में बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी शामिल है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई रिलेवेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बाय डिफॉल्ट इसमें आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1580 में विद्रोह होता है
अकबर के खिलाफ, और ये पूर्वी भारत में होता है। एक बहुत ही अहम सवाल आपसे पूछा जाता है कि कहां से अकबर के खिलाफ फतवा जारी हुआ था। तो जो फतवा जारी हुआ था वो अकबर के खिलाफ जौनपुर से जारी हुआ था। अकबर के खिलाफ जो विद्रोह था पूर्व में हुआ, जौनपुर में हुआ, इसके अलावा गढ़ कतंगा से भी हुआ था, और गढ़ कतंगा की जो रीजन थी वो गोंडवाना थी, और यहाँ पर आसफ खान विद्रोह कर रहा था। इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था वहां से यूसुफ जई का जो विद्रोह था, रोशनाई का जो विद्रोह था, ये इंपॉर्टेंट था। तो नाम आपसे पूछे जाते हैं कि कहां से कौन विद्रोह कर रहा था। इसके बाद जो खास बात थी, बहुत खास बात थी, वो ये थी सलीम का विद्रोह। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सलीम का विद्रोह। अक्सर ऐसा होता है कई बार कि पिता का बेटे के साथ वैचारिक मतभेद हो जाता है कुछ कारणों से। तो जो जहांगीर, जिसे सलीम कहा जा रहा है, सलीम का अकबर से कुछ मतभेद था। मतभेद किस बात पर था? मतभेद के कई कारण थे। उसमें से कुछ ऐसा था जैसे अकबर शराब पीने के लिए मना करता था, जहांगीर शराब ज्यादा पीता था। अकबर कहता था कि इश्क करना ही है यदि तो किसी से भी तो नहीं कर लोगे। अनारकली महल में काम करने वाली, डांस करने वाली, गीत गाने वाली, कहीं भी आप इश्क नहीं कर सकते हैं। यदि आप बादशाह हैं तो आप इश्क सोच समझ के करेंगे। अब यहाँ पर तर्क ये भी होता है कि सर इश्क तो दो आंखों का ऐसे ही इमोशन में हो जाता है, कोई सोचता और समझता नहीं है। लेकिन एक बादशाह के लिए सब नहीं है कि आप कहीं भी निकलेंगे और इश्क हो जाएगा। तो ऐसे तमाम वैचारिक मतभेद अकबर के रहे हैं। एक टाइम ऐसा आ गया था जब जहांगीर को लग रहा था कि अब मुझे बादशाहत मिलनी चाहिए, और उसने इलाहाबाद के किले में, जो कि उसके पिताजी ने ही बनवा करके उसको गिफ्ट किया था, अपने आप को उसने इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही रूलर हूं। ऐसा वो फील करने लगा था 1599 में। 1599 में सलीम ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर करने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को बात समझ में आ गई कि अकबर के जो मिशन थे और अकबर के जो विद्रोह थे। अब जो अगला पॉइंट आपके परीक्षाओं में पूछता है वो ये पूछता है कि अकबर की रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी। क्योंकि अकबर अपनी रिलीजियस पॉलिसी को लेकर के काफी चर्चा में रहा। अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो कैसी थी? अकबर की रिलीजियस पॉलिसी टॉलरेबल थी, टॉलरेंस थी, सेकुलरिज्म की पॉलिसी थी। सेकुलरिज्म का मतलब हो गया कि सभी धर्मों को लेकर के चलने वाली पॉलिसी थी। याद रखिएगा, इसमें एक कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में आप अकबर को नहीं देखते हैं। तो कहां से हमें समझ में आता है कि उसने 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया। लोकेशन क्या थी? फतेहपुर सिकरी। यहाँ पर प्रति बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा होती थी, और ये सभी धर्मों के लिए थे। इस वजह से इसे सर्वधर्म संसद भी कहा जाता था। राइट, सर्वधर्म में याद रखना यह है कि बौद्ध भिक्षुओं ने भाग नहीं लिया था। अकबर को लोग क्रिटिसाइज करने लगे कि मतलब ये ठीक नहीं है, तुम्हें इस्लाम को आगे बढ़ाना चाहिए। 1581 में विरोध के कारण इसे आंशिक रूप से बंद करना पड़ा, और 1582 में पूर्णतः बंद कर दिया अकबर ने। याद रखिएगा, जब कोई बादशाह ताकतवर होता है, एम्बिशियस होता है, तो वो दबाव बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसे वही करना होता है जो उसे सही लगता है। इबादत खाने की हम बात करें, हमने कहा बौद्ध धर्म के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मुस्लिम रूढ़िवादियों की बात करें तो अब्दुल्ला सुल्तान और अब्दुल्ला नबी जो थे ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। हिंदू प्रतिनिधियों की बात करेंगे तो पुरुषोत्तम और देवी पंडित इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अकबर चूंकि सभी धर्मों को लेकर के चलता था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1604 में, देखिए इस्लाम के अंदर कल्चर नहीं है कि किसी के मरने पर कोई बाल मुंडवाएगा अपना, लेकिन हिंदुइज्म में कल्चर है। तो मरियम की मृत्यु पर हिंदू संस्कृति के अनुसार अकबर ने मुंडन कराया था। ये बताता है कि वो सेकुलरिज्म को किस स्तर पर फॉलो करता था, सेकुलरिज्म उसके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। चूंकि इस्लाम पुनर्जन्म में भी भरोसा नहीं रखता है, लेकिन अकबर पुनर्जन्म में भरोसा रखता था। इससे स्पष्ट होता है कि वो यह मानता था कि हिंदुस्तान की संस्कृति में हिंदू धर्म भी अपने आप में बड़ा है। पारसी धर्म को भी सम्मान देता था। दस्तूर मेहरजी राणा, जिन्हें पारसी धर्म का दूत कहा जाता था, इनसे काफी प्रभावित होता था। सूर्य और अग्नि की पूजा करता था, जो कि एक आम मुसलमान सूर्य और अग्नि की पूजा नहीं करेगा, क्योंकि इस्लाम में सूर्य देवता के रूप में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। अकबर सूर्य और अग्नि की पूजा करता था। इससे पता चल रहा है कि वो सभी धर्मों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक जैन धर्म के धर्माचार्य थे जिनका नाम था हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी को इसने जगत गुरु की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, आप इसे याद रखेंगे। और इसके बाद आप याद रखेंगे एक फैक्ट, यदि ऐसा पूछा जाए कि अकबर के दरबार में आने वाले पहले जैन गुरु कौन थे, तो पहले जैन गुरु जो थे उनका नाम था बुद्धि सागर। बुद्धि सागर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अकबर के दरबार में जैन, ईसाई,
हिंदू मुसलमान सभी ही धर्म के लोग जा रहे हैं, बस बौद्ध धर्म के लोग नहीं गए थे। पॉइंट आपको याद रखना है। जब अकबर परेशान हो गया तो उसने कहा कि अब जो मैं कहूंगा वही धर्म है। याद रखना, अलाउद्दीन भी कुछ ऐसा ही शासक था। जब वो धर्माचार्यों से परेशान हो जाता है तो उसे भी लगता है कि जो मैं कहूंगा वही धर्म है। ऐसे ही अकबर भी परेशान था और अकबर ने कहा कि अब हम डिक्लेयर करते हैं महजर। 1579 में इस्लाम की ओर से एक घोषणा पत्र उसने डिक्लेयर किया जिसे महजर कहा जाता है, और इस पर उलेमाओं ने हस्ताक्षर किया, और यही वो सर्वोच्चता का निर्णय था कि महजर ही सबसे ऊपर होगा। याद ये रखना है कि फैजी और अबुल फजल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। फैजी अकबर के ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का हेड था और अबुल फजल को आप जानते हैं ये आईने अकबरी लिखा है, यानी कि दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन इन दोनों ने हस्ताक्षर नहीं किया था। इस बात को याद रखिएगा। इसके आगे जब अकबर बढ़ता है तो कहता है कि ठीक है, रूढ़िवादिता है, इस्लाम के अंदर रूढ़िवादिता है, हम अकेले इस्लाम को लेकर के नहीं चल पाएंगे। कुछ अच्छाइयाँ इस्लाम में भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ हिंदुइज्म में भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ जैन में भी हैं, कुछ बौद्ध में भी हैं। क्यों ना हम सभी अच्छाइयों को उठा लें, और यदि बुराई गलती से भी कोई हो तो उसे छोड़ दें, और सब मिला करके हम एक चलाएं, एक मिशन चलाएं जिसे नाम देंगे तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही। दीन धर्म की बात आप करते हैं ना, तो दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही चलाते हैं। 1582 में 1582 में तौहीद ए इलाही। बदायूनी इतिहासकार था, उसने इसे दीन ए इलाही भी कहा। और याद रखिएगा, दीन ए इलाही ही ऐसा था जिसमें बहुत सारी अच्छी बातें थी, लेकिन फिर भी हम इसे धर्म नहीं कह सकते थे। धर्म इसलिए नहीं कह सकते थे क्योंकि दीन ए इलाही का कोई अपना धर्म ग्रंथ नहीं था, कोई अपना धर्म ग्रंथ नहीं था। प्रत्येक रविवार को मीटिंग होती थी और यहाँ पर मुरीद बनाए जाते थे। मुरीद का मतलब शिष्य, जिसे हम लोग कहते हैं डिसिपल। मुरीद बनाए जाते थे प्रत्येक रविवार को। इबादत खाने में प्रत्येक बृहस्पतिवार को चर्चा होती थी, लेकिन दीन इलाही की जो चर्चा थी वो प्रत्येक रविवार को होती थी। याद रखिएगा, रविवार और बृहस्पतिवार अकबर और जहांगीर के लिए महत्वपूर्ण दिन माने जाते थे। और खास बात याद रखना है कि दीन इलाही में कोई धर्म ग्रंथ नहीं था, इसलिए हम इसे कोई धर्म नहीं कह सकते कि दीन इलाही धर्म नहीं था। दीन इलाही के सिद्धांतों पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहला सिद्धांत इसमें बताता है कि कम उम्र की लड़कियों तथा अधिक उम्र की महिलाओं से विवाह नहीं करना था। क्योंकि समाज में चाइल्ड जो विवाह का प्रथा था वो काफी प्रोमिनेंट था। 9 साल, 12 साल, 13 साल, 10 साल, 11 साल, 8 साल की लड़कियों से विवाह होता था। अकबर ने इस पर बात किया कि कम उम्र की लड़कियों से तथा अधिक उम्र की महिलाओं से विवाह नहीं करना है। यानी कि ऐसी महिलाओं से विवाह करना है जो प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव का मतलब देखिए, विवाह जो होता है ना वो एक प्रोसेस है, प्रकृति का प्रोसेस है, सिर्फ इसलिए कि प्रकृति के अंदर हम जनसंख्या को बढ़ा सकें। विवाह कोई बहुत चार्मिंग चीज नहीं है कि हाँ विवाह हो गया तो जन्नत मिल गया, ऐसा नहीं है। विवाह प्रकृति की एक व्यवस्था है कि विवाह के बाद ही आप संतानोत्पत्ति कर सकते हैं, इसलिए विवाह की व्यवस्था बनाई गई है। तो उसमें जो प्रोडक्टिव एज है, अब 10 साल, 12 साल, 11 साल की बच्ची क्या किसी पुत्र को जन्म देगी? आप बताइए मुझे। या तो बच्चे की मौत होगी या तो जन्म देने वाले की मौत होगी। ऐसे में विवाह की एक निश्चित उम्र होनी चाहिए कि विवाह का कितना फिगर हो। अब कोई 50 साल की महिला से विवाह कर रहा है, क्या मतलब है? वो अपने गृहस्थ जीवन को जी करके वो अपने वानप्रस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़ने वाली है, जहां सांसारिक मोह माया से उसका भाव अब धीरे धीरे दूर होगा। वहां पर उसको विवाह करके दोबारा से हम सांसारिक मोह माया में लिप्त कर दें। तो अकबर ने इसका खासा विरोध किया। इसके बाद अकबर ने कहा कि एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए। इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर के हरम में 3000 से अधिक बीवियां थी। आप लोग कहते हैं कि सर ये तो बड़ी अजीब बात है कि खुद 3000 बीवियां रखो और दूसरे को उपदेश दो कि एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन ध्यान से समझिएगा कि सनातन के कल्चर में कहा गया है कि पत्नी एक ही होगी और वो अर्धांगिनी होगी। आपका आधा जीवन उसका आधा जीवन, आपका आधा अंग उसका आधा अंग। इतना सम्मान जहां पर है तो उस अर्धांगिनी की जगह पर कोई और कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? तो आइडियलिस्टिक बातें ही समाज को हम बताएंगे, क्योंकि अब बादशाह हर व्यक्ति नहीं है, और यदि खुद गलती किसी ने करी होगी तभी वो उस गलती का सही डायरेक्शन क्या हो सकता है आपको बता पाएगा।
तो इसलिए इन अच्छी बातों को पकड़ने की कोशिश करिएगा। साथ में क्या कह रहा है, यहां पर थोड़ा सा स्टेटमेंट में करेक्शन करना पड़ेगा आपको कि हज यात्रा नहीं करना, ऐसा नहीं बोल रहा है, कह रहा है राज्य के खर्चे पर हज यात्रा नहीं करना है। राज्य के खर्चे पर हज यात्रा नहीं करना है, यानी हज यात्रा करना है तो अपने खर्चे पर करिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड हज यात्रा मत करिए, क्योंकि वो पैसा जहां पर हम किसी और काम में लगा सकते हैं वो धार्मिक यात्राओं में लगा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। इसके बाद कह रहा है कि मांस के सेवन से बचिए, मतलब शाकाहार को अपनाइए। तो आप देखिए सारी अच्छी बातें दीन इलाही के अंदर निकाल करके अकबर आपको दे रहा है। कल्याणकारी कार्यों में बात करें और पीछे से कनेक्ट करें तो विवाह की आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष करता है, लड़कों के लिए 16 वर्ष करता है। सती प्रथा एवं शिशु हत्या पर रोक लगाता है और 1587 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बना देता है। बहुपत्नी विवाह पर प्रतिबंध लगा देता है और हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना शुरू करता है, जिससे कि हिंदुस्तान में वो अच्छा रूल कर पाएगा। अब इतना जो आपने पढ़ा है उस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे? उस पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनते हैं कि आप अकबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और फिर बताइए कि इसकी करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या होगी। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत, जजिया, सिजदा व पाबोस, गज ए इलाही, तो ये कैसे होगा? इसमें से कोई एक चीज हो सकता है कि आप अकबर के जीवन काल से समझें, दूसरा उसके प्रशासन से समझें, तीसरा उसके टैक्सेशन से समझें, चौथा उसके मिलिट्री से समझें और फिर सारे को मिला करके क्रोनोलॉजी आप बनाएंगे। तो जब आप सारा पढ़ लेते हैं, सारे ईयर आपको याद होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप हल कर पाते हैं। मुझे आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर 1562 में दास प्रथा को निषिद्ध करता है, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है, 1564 में जजिया को समाप्ति करता है और 1573-74 में घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करता है, यानी कि ब्रांडिंग शुरू करता है। घोड़ों के दागने का मतलब यह था कि एक ही घोड़ा 2 बार काउंट ना हो सेना के अंदर, इसलिए हर घोड़े पर एक मार्क लगाएंगे और सैनिक का एक हुलिया बनाएंगे, पूरा एक सिस्टमेटिक व्यवस्था बनाएंगे और उसका जो हम हेड बनाएंगे वो बनाएंगे मीर बख्शी को। किसको बनाएंगे? मीर बख्शी को, जो कि डिफेंस का मिनिस्ट्री देखेगा। 1574-75 में सार्वजनिक रिकॉर्ड कार्यालय बनाया जाएगा फतेहपुर सीकरी में और 1575 में मनसबदारी प्रथा शुरू करी जाएगी। और मनसबदारी प्रथा का ओरिजिन अकबर नहीं है। मनसबदारी प्रथा की ओरिजिन की हम बात करेंगे तो मंगोल का रहने वाला जो चंगेज खान था, चंगेज खान ने ये व्यवस्था बनाई थी और चंगेज खान की इसी व्यवस्था को अकबर आगे बढ़ा रहा था। 1577-78 में सिजदा एवं पाबोस प्रारंभ करता है। मैंने पीछे जो क्वेश्चन दिखाया वो सॉल्व हो जाएगा आपका, इतना आपने पढ़ लिया तो। 1580 में मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में बांटता है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है कि पूरे मुगलिया साम्राज्य को 12 प्रांतों में बांट दिया जाएगा। 1580 में हमने कहा आईने दहसाला की शुरुआत होती है, गुजरात से आकर के टोडरमल शुरू करते हैं आईने दहसाला। उपज के आधार पर टैक्स लिया जाएगा किसानों से। और 1582 में 1582 में गज ए इलाही, बीघा ए इलाही और दीन ए इलाही की शुरुआत होती है। अकबर पहली बार 1589 में कश्मीर की यात्रा करता है और 1591 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। 1579 में महजरनामा की शुरुआत करता है। ये हो गई अकबर के कुछ प्रमुख कार्य जो आपकी परीक्षाओं में क्रोनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं तो। इसके बाद हम बात करते हैं अकबर के जो नवरत्न हैं। कई बार इस पर भी सवाल आते हैं कि अकबर के नवरत्नों में से कौन था और कौन नहीं था। तो सबसे पहले राजा बीरबल का नाम है। इनका मूल नाम पूछा गया तो इनका मूल नाम महेश दास था। इनको कवि प्रिय श्री ब्रह्मा की उपाधि मिली हुई थी। इसके बाद दूसरा नाम फैजी है, ये अनुवाद विभाग के अध्यक्ष थे। इनको राज कवि, कविराज और मलिक उस ओसरा और फैयाजी की उपाधि मिली है। तीसरा जो नवरत्न है वो तानसेन, इनका राम तनु पांडे, कई बार ये भी पूछा गया राम तनु पांडे। इसके बाद इनको जो उपाधि दी गई थी वो वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। मान सिंह को जहांगीर ने बूढ़ा भेड़िया कहा था, ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे और इनका टाइटल था मिर्जा राजा। इनको उपाधि फरजंद भी दी गई थी। और याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मान सिंह पर, अकबर के खासम खास सेनापतियों में से एक थे। इसके बाद अब्दुल रहीम, जिनको अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी, ये बैरम खान के बेटे थे और बैरम खान को उपाधि खाने खाना की हुमायूं ने दी थी। इसके बाद राजा टोडरमल खत्री, ये राजस्व विभाग के प्रमुख थे। दीवान ए अशरफ दहसाला प्रणाली का विकास इन्होंने किया था। इसके बाद एक अहम नाम आता है मुल्ला दो प्याजा का। इसके बाद अबुल फजल का और हकीम हुकाम का। हकीम हुकाम जो था वो रसोइया हुआ करता था
अकबर के दरबार में। तो ये इनके 9 महत्वपूर्ण नवरत्न थे अकबर के, आप इन्हें याद रखेंगे। इसके बाद प्रश्न देखिए कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि इसमें से कौन अकबर का पुत्र था। तो अधिकांश लोग जो जानते हैं वो अकबर के पुत्र के रूप में सलीम को ही जानते हैं, जबकि आपको बता दें कि सलीम जो था वो तीसरा पुत्र था। इससे पहले दानियाल और मुराद भी थे और इन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, आप इस बात को याद रखिएगा। सलीम निकल करके आता है, ठीक है। हसन और हुसैन ये जुड़वा पुत्र थे अकबर के और इनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से अकबर के पुत्रों में ये भी शामिल थे, ठीक है। अब हम यदि बात करें कि अकबर के दरबार में रहने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण नाम भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि नीलकंठ। तो नीलकंठ जो थे वो ज्योतिक राय थे और इन्होंने ही सलीम, ज्योतिक राय का मतलब ज्योतिष थे, और इन्होंने ही सलीम की कुंडली बनाई थी, ठीक है। और इनकी एक बुक भी थी, ताजिक नीलकंठी टोडरानंद। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो मीर फतुल्लाह सिराजी का है। इन्हें आजाद उद्दौला भी कहा गया, खगोल शास्त्री थे ये। और अकबर के केवल बेटे ही नहीं बेटियां भी थीं, जैसे कि आप देख सकते हैं खानूम सुल्तान, शकरू नासिया बेगम, ये अकबर की बेटियां थीं। तो इस प्रकार से साथियों आपने अकबर के बारे में लगभग सब कुछ पॉइंट्स वो समझा, वो पढ़ा जो आपकी परीक्षाओं में आ सकता है। हमने फैक्ट शीट भी आपको दिखाई कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या पूछ सकता है। हमने अकबर के बारे में आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया कि अकबर के सामने चुनौतियां क्या थी। अभी तक आप ये समझ गए हैं कि अकबर के जो मिशंस थे उसने अकबर को मुगलिया सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बना दिया। और अब अकबर जो जहांगीर को मुगल सल्तनत सौंपने जा रहा है इसकी मृत्यु के बाद, वह एक स्थापित मुगल सल्तनत है जिसमें मिलिट्री सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बहुत अच्छा है, सब कुछ स्टेब्लिश कर चुका है। अब जहांगीर को यहां से आगे उसको चलाना है। लेकिन जहांगीर चूंकि आराम पसंद शासक है, विलासितापूर्ण जीवन जीने की कोशिश करता है, इसलिए आप पढ़ेंगे कि जहांगीर को बहुत ज्यादा विस्तार करने की इच्छा नहीं होगी, बल्कि अपने पिताजी के किए हुए साम्राज्य विस्तार पर आराम से एकदम से लग्जूरियस शासन करने की महत्वाकांक्षा उसकी दिन प्रतिदिन उधर बढ़ती रहेगी। तो क्या किया जहांगीर ने और कैसे शासन किया, जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में आप एंजॉय करिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।